नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। अभी कुछ दिन पहले उत्तराखंड से एक खबर आई कि उस्मान जैसे दरिंदे ने 12 साल की बच्ची के साथ हैवानियत की। अब जैसे ये हैवानियत की खबर आई उसके बाद लगातार ये आवाज उठने लगी कि जो बाहर से आकर रह रहे हैं देवभूमि में लोग, वही अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं और धामी सरकार से मांग होने लगी कि इन सब का इलाज होना चाहिए। अब धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है नैनीताल, हरिद्वार और आसपास के इलाकों को लेकर। क्या है वो फैसला और कैसे इन दरिंदों का इलाज करने का फॉर्मूला तैयार किया गया है, उसी पर बात करेंगे। मेरे साथ हैं अनुपम प्रसून। रोहित, सबसे पहले तो नैनीताल की इस खबर के बारे में हर किसी को पता होगा। 76 साल का एक बूढ़ा 12 साल की एक नाबालिग बच्ची के साथ ऐसी घिनौनी हरकत करता है जिसे सुनकर भी आपके रोंगटे सिहर जाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसको बहुत सारे ऐसे लोग, सामाजिक लोगों का संरक्षक मिलता है उस 76 साल के दरिंदे को, जिसके बाद मतलब पूरे नैनीताल में जब आप देखेंगे उसके फेवर में भी कई लोग खड़े हो जाते हैं। और इसी बहाने ही सही नैनीताल के लोगों की आंख खुल जाती है। अब होता क्या है, नैनीताल वो जगह है जहां हर साल हजारों लाखों लोग पर्यटन के लिए जाते हैं। एक अच्छी जगह है, खूबसूरत जगह है, पर्यटन स्थल है, वहाँ लोग जाते हैं। और जो लोग जाते हैं वो वहाँ पर जब भी जाते हैं तो वहाँ के लोगों को कारोबार देते हैं। लेकिन एक नया इकोसिस्टम चला है। ये इकोसिस्टम काम कैसे करता है? ये इकोसिस्टम पूरे जो उत्तराखंड के पर्यटन स्थल हैं या धार्मिक स्थल हैं, वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता कब्जा करता है। और कब्जा करने के बाद वहाँ के संस्कारों को, वहाँ के संस्कृति को दूषित करने लगता है। अब इसका एक एग्जाम्पल देखिए। जिस उस्मान के बारे में ये जानकारी मिली, 76 साल की उम्र में उसने 12 साल की लड़की के साथ घिनौनी हरकत की, वो नैनीताल का नहीं था, बाहर से आया। बाहर से जब वो आया तो एक राजमिस्त्री के तौर पर आया। राजमिस्त्री मतलब घर बनाने के लिए जो ईंट जोड़ता है, उस मजदूर के तौर पर वो आया था नैनीताल। और आज वो नैनीताल का एक बड़ा आदमी बन गया। इतना बड़ा आदमी बन गया कि बहुत वीवीआईपी लोगों के यहाँ वो काम करने के लिए बुलाया जाता है और वहाँ लोग उससे काम करवाते हैं। अगर उस्मान, ऐसा वहाँ के लोग मानते हैं कि उस्मान ने काम कर दिया, तो वो अपने आप को एक स्टैंडर्ड मानते हैं नैनीताल में। ऐसी जो जानकारी आ रही है, सिर्फ नैनीताल में उस्मान गया ऐसा नहीं है। उस्मान अपने साथ ऐसे हजारों लोगों को लेकर गया जो बाहर के थे। अब इससे क्या हुआ कि जो नैनीताल के लोग थे, जो नैनीताल के लोगों का कारोबार था, वो दूषित हुआ और ख़त्म हुआ। कैसे? पहले उस्मान गया एक मज़दूर बनकर, वो पहले कुछ मज़दूरों को ले गया और उस्मान जैसे जो और कई लोग गए, कोई सब्जी बेचने लगा, कोई फल बेचने लगा, कोई किसी ने होटल खोल ली, किसी ने कपड़े की दुकान खोल ली। और उस समय उत्तराखंड में जो सरकारें थीं, ये जब सब कुछ चल रहा था, जैसे उस्मान के बारे में ये खबर मिल रही है कि 25 साल से ज़्यादा हो गए उसे रहते हुए वहाँ पर। तो सोचिए, ये आज की बात होगी नहीं, सालों से ये चली आ रही है। 2-2.5 दशक से। हाँ, तो इससे आप अंदाज़ा लगा कर देखिए कि उस्मान ने जैसे लोग जब वहाँ पर गए तो जो लोकल लोगों का कारोबार था उस पर कब्जा कर लिया। और कब्जा करने के बाद इन लोगों ने क्या किया, उसकी तस्वीरें भी गाहे बगाहे वायरल होती रहती हैं। इनके जो रेस्टोरेंट होते हैं उसमें जो खाने के लिए मिलता है, उस खाने में क्या होता है। पिछले साल ये चीज़ें उस्मान के बहाने अब लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया कि बाहर से जो लोग आकर कारोबार कर रहे हैं, चाहे वो धार्मिक स्थल हो या पर्यटन स्थल हो उत्तराखंड के, वहाँ पर जो कारोबार कर रहे हैं उनको बाहर किया जाए। और ये पिछले 2 सालों से मांग चल रही थी, लेकिन उस्मान के बहाने ये मांग अब चरम पर पहुँच गई है। विरोध बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया है। तो और सिर्फ मैं बताना चाहता हूँ कि सिर्फ नैनीताल ही नहीं, आप अगर आगे बढ़ेंगे हरिद्वार, कैंची धाम तक जब आप जाएंगे, उससे भी आगे जब जाएंगे, डेमोग्राफी चेंज बड़ा पूरी उत्तराखंड में अगर पुष्कर सिंह धामी की सरकार पिछली बार और अब की बार नहीं होती तो यकीन मानिए बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया होता। पूरे मानचित्र में, जनसंख्या घनत्व में, सब कुछ परिवर्तन आ गया होता। जो अनुपात होना चाहिए उस अनुपात में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता। आपने देखा होगा कि पिछले साल धामी सरकार ने एक फैसला लिया कि जो होटल्स हैं, जो छोटे छोटे रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, उनको अपना असली नाम बताना होगा। देखा था आपने, मैं वो खुद कवर करने गया था
और जानकर आपको हैरानी होगी कि जब उनके बैनर को देखा गया, जब उनके नाम, होटल के नाम देखे गए, तो वहाँ लिखा हुआ था शुद्ध वैष्णो ढाबा, लेकिन उसका मालिक एक मुसलमान था। एक मुसलमान वो सब कुछ चला रहा था। और इसी तरह करके ये लोग बाहर से आए और धीरे 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 करके कब्जा कर हरिद्वार, लिया। हाँ, देहरादून, नैनीताल, सब जगह इन्होंने कब्जा कर लिया। जिन ऊंची जगहों पर, उत्तराखंड के जिन ऊंची जगहों पर लोग सर्दियों में घूमने जाते हैं, बर्फबारी का आनंद, जैसे मसूरी जाएंगे ना, वहाँ भी यही सीन है, वहाँ पर भी यही सीन है। उसके ऊपर आप चले जाइए, वहाँ भी हर जगह मतलब इस तरह से ऐसे लोगों ने कब्जा कर लिया है। तो अब ये यही, जो ये लेकर आया गया है नियम, ड्रेस कोड का जो नया फार्मूला लेकर आया है, इस ड्रेस कोड से क्या फर्क आएगा? देखिए, वहाँ के लोगों का कहना है कि ड्रेस कोड बहुत ज़्यादा कारगर साबित नहीं होगा, लेकिन सरकार जो ये फार्मूला लेकर आई है, उस फार्मूले से जहाँ तक मेरा मानना है कि एक बहुत बड़ा असर और परिवर्तन दिख सकता है। ड्रेस कोड क्या है? ड्रेस कोड अब सरकार रजिस्टर्ड करेगी, और रजिस्टर्ड करते वक्त ये देखेगी सरकार कि कौन आदमी लोकल है, कौन बाहर से आया हुआ है। जो बाहर से आए हुए हैं उनकी पृष्ठभूमि कैसी है, वो उसका इरादा क्या है, उसकी मंशा क्या है। और जब वो, जैसे देवभूमि कहा जाता है पूरे उत्तराखंड को, तो देवभूमि की संस्कृति को वो किसी भी तरीके से उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश तो नहीं करेगा। ये देखा जाएगा, जांच होगी, और उसके बाद एक ड्रेस कोड, मतलब शर्ट एक खास कलर का, पैंट एक खास कलर का, इस तरह से करते हुए वैसा एक ड्रेस दिया जाएगा लोगों को, जो रेहड़ी पटरी और दुकानदार हैं, रेहड़ी पटरी वालों को और दुकानदारों को, जिससे उनकी पहचान हो सके। जिससे मान लीजिए कि जिस जगह पर ये नैनीताल में जिस जगह पर ये सारा बवाल हुआ, उस थाने की पुलिस अगर आए एक बार गश्त करने, तो एक नज़र में वो पहचान जाए इस आदमी के पास ड्रेस है, तो इसका मतलब है कि ये सही आदमी है, ये यहीं का आदमी है, ये लोकल आदमी है, इसको जो रोज़गार मिल रहा है, कारोबार मिल रहा है, वो सब उसका फ़ायदा यहाँ के लोकल लोगों को मिल रहा है। और ड्रेस कोड से प्राथमिकता सबसे पहले लोकल लोगों को मिल रही है। अब देखिए, अगर ये लागू हो जाता है पूर्णतः, तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन आप देख सकते हैं। जो ये डेमोग्राफी में बदलाव आ रहा है, इसे बहुत हद तक रोका जा सकता है। और अगर उत्तराखंड ने यूसीसी, देखिए मजारों के खिलाफ कितनी बड़ी कार्रवाई करनी पड़ी, नहीं तो एक लैंड जिहाद अलग लेवल का चल रहा था उत्तराखंड में, और लैंड जिहाद उत्तराखंड में बाकी, और पिछले साल तो देखिए कितना बवाल हो गया था उसी वजह से। बाकी स्टेट से क्यों ज़्यादा चल रहा था पता है आपको? खूबसूरत जगह है, देवभूमि है, तो इन सब वजहों से वहाँ पर कुछ ज़्यादा, और जहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं थी वहाँ पर ये लोग ज़्यादा ठिकाना बना रहे थे, पहाड़ों को टारगेट कर रहे थे, ऊंची जगहों को टारगेट कर रहे थे। तो ये सब चीज़ें धामी सरकार ने, जब पुष्कर सिंह धामी पहली बार सत्ता में आए, उन्होंने इस बुनियादी चीज़ को पकड़ लिया, और उसके बाद उन्होंने एक्शन लेना शुरू किया। और ड्रेस कोड जो लागू करने का फैसला लिया गया है, वो उसी का एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, तो उत्तराखंड में धामी सरकार थूक जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, हर एक तरीके के जिहाद पर काम कर रही है। बाकी उस्मान जैसे दरिंदों का भी इलाज करने का फॉर्मूला तय कर लिया गया है। आने वाले वक्त में बहुत बड़े परिवर्तन आपको यहाँ पर दिखेंगे। फिलहाल धामी सरकार ने अभी जिस तरीके से ये फैसला लिया है, उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।